क्या बोलते पता है, बोले देखो अभी हम तुम्हारे कंपनी नाही माहिती तर उगीच सर एक्सक्यूज मी सर स्क्रीन विजिबल है? सर जी बोलिए। लास्ट लेक्चर में बीच में थोड़े इंटरप्शंस आए थे मेरे साइड से, तो वॉइस नहीं आ रहा था 10 मिनट जैसा। तो ये जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड हो रही है, सो कैन वी हैव एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग ऑफ? एक्चुअली यू हैव टू टॉक टू द मैनेजमेंट अबाउट दिस, मुझे भी नहीं पता है, तो मैनेजमेंट से आप बात करके पूछिए। ओके, है ना? हाँ, थैंक यू so we'll wait for 2-3 minutes, सब ज्वाइन कर लेंगे by that time I think. गांडू वर घ्यायचे. How to do that? Chat to only host. इस पे आ रहा है खाली मुझे एक टिक मारने का कि अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू चैट, तो वो बंद कर दूंगा तो चलेगा क्या? क्योंकि मैं अनटिक करके देखता हूँ। अभी देखिए तो एक बार कि वो चैट टू ओनली होस्ट वाला ऑन हुआ क्या? या आपको चैट ही बंद कर दिया उसने? चैट का ऑप्शन बंद कर दिया था आपका। ओके, कैन समबडी रिप्लाई? हाँ, वो बंद कर दिया था शायद। ओके, ट्रिकी है थोड़ा ये जूम। आपको ऑप्शन आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जैसे मैं यहाँ पर मेरे को आ रहा ऑप्शन कि टू एवरीवन इन मीटिंग, या मुझे किसी स्पेसिफिक को भेजना, जैसे अक्षत जैन नाम आ रहा सबसे पहले। ठीक है, अरे इस मीटिंग की लिंक आप कैसे ज्वाइन किए अगर आपके पास नहीं था तो? हाँ, अपूर्वा जो लिख रही ऑप्शन है, तो प्लीज एवरीवन चैट टू होस्ट, होस्ट इज मी आई थिंक ना? हाँ, everyone to everyone is good, so there is differentiated opinions onto this option too. Yeah, so that way you can do it to everyone, or you can drop a direct message to me like that. हाँ, सुबह में 100 थे, अभी 50 हो गए, भाग गए क्या बाकी? I don't know. Okay, we will wait for 2 more minutes, फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि 8:30 बज ही गया ऑलमोस्ट। तो यही है मेरे बारे में। सारे आपके एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हैं वो निकाल चुका हूँ। अभी थोड़ा स्टार्टअप में ध्यान है, समय ऐसा चल रहा है। पर्सनली मेरे से आप पूछोगे तो एली लेक्चर कितने बजे तक का है? एली लेक्चर, लेक्चर मैं समझ नहीं पाया। जवेरी, आप क्या लिखना चाह रहे हैं? स्टार्टअप है मेरा, सो इट्स मोर ऑफ अ रिलेटेड टू हार्डवेयर सिक्योरिटी। ठीक है, जो चिप्स आते हैं आजकल, ठीक है, जैसे जो पासवर्ड से आपके होते हैं जो आप जिससे लॉग इन करते हो, है ना,
सो बंसल, ठीक है, तो बंसल है मेरा नाम। तो उस पर जो आप लॉगिन करते हो ऑनलाइन, उसमें क्या होता है कि जो पासवर्ड्स आते हैं आपके, दैट इज कम्प्लीटली हैकेबल, ठीक है। तो हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं हम, ठीक है। हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि आप अपने एक छोटा सा चिप होता है, उसको आप कनेक्ट करते हो, अपने डब्बे में, और उसके बाद आप कोई स्पेसिफिक रिसोर्स को ऑथोराइज होते हो एक्सेस करने के लिए, काइंड ऑफ। तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग कितना समझ रहे होंगे इसमें। Not cyber security is a very big thing actually. No, RFID is very small, very different actually. Cyber security is very big thing. So it's like अभी Microsoft is very much interested in doing all these things. ठीक है. Password protected pen drive is only for specific data files that you are keeping on a machine. What I'm saying is you don't need a password to access something. जैसे आप Facebook खोलते हो ना, तो आप क्या करते हो, अपना नाम डाला, ठीक है, उसके बाद अपना पासवर्ड डाला। So what I am telling is passwordless authentication. आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। That I can't tell you. ठीक है, स्टार्टअप का नाम वगैरह थोड़ा सा वो सिक्योरिटी वाला कंसर्न रहता है, आई कैन टेल यू, ठीक है, बट मेनली इसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट 8:30। और ये ऑन अ लाइटर नोट आई विल आल्सो टेल यू कि you should also think about private thing. See, I am not somebody who should be demotivating you if you are in a government job or something like that, but fact is India is moving towards capitalism now very fast, very fast, ठीक है, and the current regime of central government is very much into capitalistic mode, ठीक है। तो we are basically following what US did after their war of independence. So government job will lose its luster in coming years, ठीक है। Private job will give you a lot of money, lot of money that you can't even think of, ठीक है। So I don't suggest government job, especially for CS and EC people. Doubly I can understand you need to go for government job. CS and EC people, you shouldn't go, you should do your masters. Yeah, I understand PSC is a target. Future doesn't look very good for any of this, okay, because government is very capitalistic in approach for right now. IN also you can go for this masters. Yeah, MTech, that's what I'm saying. You do MTech. Anybody knows like this, I'll tell you. Microsoft this year came at IIT Madras, okay, and they selected 2 of the students of masters in computer engineering, and they have offered a package of what I say 1.7, okay, CR in their Medford office, okay, in Texas, ठीक है। तो that is how masters is increasing. Even in India आप अगर हार्डवेयर इंजीनियरिंग करते हो, लाइक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का कुछ करते हो, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो आपको इजीली 25-26 लाख का पैकेज मिल जाएगा इजीली, ठीक है। लास्ट ईयर माय स्टूडेंट इन IIT गोवा, he got a package of 19 in Intel last year, just when pandemic started, okay, and then no before pandemic actually, ठीक है, and then within 1.5 year he got promoted to Qualcomm, and his current package is 36 in India. IIT Bombay is better for CS, no doubt about it. Who's asking? Vedant, 100% IIT Bombay, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जो है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स चलता है IIT बॉम्बे में, और सेम दिल्ली में चलता है, ठीक है। तो दे आर गिविंग अ ग्रेट पैकेज राइट नाउ। बट फॉर EEE PSU बेटर है आपके लिए, क्योंकि EEE में बहुत ज्यादा मास्टर्स में स्कोप नहीं है अभी। हाँ, अगर आप EEE से थोड़ा हट के AI वगैरह में आ जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हो, AI का आप देखिए सब चालू हो गया, सब जगह कोर्सेज चालू हो गया है, बट आई डोंट नो वेदर इंडिया में अभी कितना ग्रो किया है AI अभी तक। IN के लिए तो कुछ भी आप ले लीजिए ना, ऑटोमेशन, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कुछ भी, सब ऑटोमेशन में जा रहा है अब तो, एवरीथिंग। रोबोटिक्स के लिए IIT बॉम्बे इज गुड।
नो डाउट, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे इज गुड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। साइबर सिक्योरिटी के लिए आई थिंक आईआईटी कानपुर में कुछ चालू हुआ है अभी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए। दे हैव स्टार्टेड वन कोर्स एंड दे आर सेइंग दैट, आई डोंट नो वेदर इट इज और नॉट, एक टैलेंट स्प्रिंट करके कुछ चालू किया उन्होंने, एंड दे आर सेइंग दैट Oracle is hiring from IIT Kanpur based on this course of masters, ठीक है। तो आप वो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, somebody asked me। एमटेक एमएस अगर आपको हाँ एमएस भी जा सकते हो आप, आपको फॉरेन जाना है यू कैन, नो डाउट, बट यूएस जाना अगर जाना है तो आपको, ठीक है, नॉट इन एनी अदर स्टेट कंट्री, ठीक है। और यूएस में भी वही स्टेट्स में जाइएगा जहां पर आपका प्लेसमेंट हो सके, ठीक है। हाँ यस यू कैन कंप्लीटली, क्या नाम है, हित पटेल, यू कैन। हाँ हाँ, और कोई डाउट पूछिए। रोबोटिक्स इज अ गुड फील्ड राइट नाउ। पीएलसी का जमाना गया अब मेरे को लगता है, स्काडा पीएलसी थोड़ा लो होने वाला है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी आल्सो थ्रू गेट विच इज टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग। आप नैनियांग की बात कर रहे होंगे राइट? नो कनाडा, कनाडा डोंट गो टू कनाडा फॉर मास्टर्स, दिस इज अ कंप्लीट नो, पैसा बर्बाद होता है वाली वहां पर। No, no, I'll give you notes, don't worry, these notes will be provided to you। बिट्स गोवा फॉर सीएसई, नो, आईआईटी इज ओनली फॉर सी एमटेक, नो बिट्स। कनाडा नहीं जाना है, ठीक है, कोई पूछ रहा था तो कंप्लीट नो। कैन वी टेक ड्रॉप फॉर गेट इंस्टेड एक्सेप्टिंग 300% यू कैन, ठीक है। मास्टर नो, नो मास्टर्स फ्रॉम यूके, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। आई टेल यू वन थिंग, इंडिया का थोड़ा कल्चर अलग है, फॉरेन कंट्री का थोड़ा कल्चर अलग है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आई विल टेक 5 मिनट्स, पता नहीं कितने लोग इंटरेस्टेड हुए इसमें, नहीं होंगे, ठीक है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, किस लिए नहीं जाना, दैट्स व्हाट, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को। सी यूनाइटेड स्टेट्स इज अ कंप्लीट यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कैलिफोर्निया में हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल टेक्सास में है आप, ठीक है, या पेंसिल्वेनिया में, कहीं पर भी है आप, तो जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस स्टेट में अगर उस पर्टिकुलर कोर्स का आपको जॉब है, कोई कंपनी इंडस्ट्री पहले से है, तब तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कैलिफोर्निया में पढ़ाई की और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओहियो जाके आप जॉब कर लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा वहां पर। हम्म। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहीं पर आपको जॉब मिलेगी, जैसे विस्कॉन्सिन में पढ़ रहे हो तो विस्कॉन्सिन के आसपास ही आपको कहीं पर जॉब मिल जाएगी उसी स्टेट में। तो लोग नॉर्मली दूसरे स्टेट ट्रेवल नहीं करते इंडस्ट्री वाले अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए। दैट इज वेयर कनाडा और यूके में इशू है, कनाडा में जॉब है नहीं, ठीक है। कनाडा में आधा बेसिकली कनाडा में बहुत ज्यादा R&D होता नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक लाइफ चल रही है, और मेजोरिटी जो इंडिया वाले वहां जाते हैं पीआर लेके, वो सब ऐसे टाइम पास जॉब करते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई सुपर स्टोर में बैठा हुआ है, ठीक है। बहुत हाई फाई काम होता नहीं है कनाडा में। और एज ऑफ नाउ माई 3 स्टूडेंट्स आर देयर इन कनाडा एंड नोबडी लैंडेड अप इन अ जॉब, ठीक है, नोबडी लैंडेड अप इन अ जॉब। तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी अपना जिंदगी चलाने के लिए, उसी कॉलेज में जहां पर उन्होंने पढ़ा है वहीं पर टीचिंग असिस्टेंटशिप ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब रहा बात यूके का, यूके में जॉब है ही नहीं, ठीक है। यूके इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। यूके ओनली लाइक वाइट पीपल, ठीक है, तो वहां पर रेसिज्म बहुत ज्यादा है, तो आपको नॉट ऑन टैलेंट, दे विल जज यू ऑन योर कलर, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। और पूरा यूरोप में एक ही कंट्री है जहां पर अच्छा काम होता है, ठीक है, एंड दैट इज जर्मनी, ठीक है। और जर्मन्स आर जेनेटिकली वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, जर्मन्स बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप उनको कभी ये नहीं कर पाओगे, क्या बोलते हैं, मैच नहीं कर पाओगे आप जर्मन्स को इंटेलिजेंस में, ठीक है। सो बेसिकली आई टेल यू वन थिंग, ठीक है, जापान यू कैन, जापान यू कैन, ठीक है, सो दैट इज पॉसिबल। नहीं नहीं, आपके यहाँ पर भी जॉब है, कौन बोला सीएस के लिए जॉब नहीं, बहुत जॉब है आपका। गुजरात बहुत बड़ा है और बहुत जॉब है, आप एक्सप्लोर करो उसको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। इवन आई थिंक कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट में आप रहते हो, ठीक है, दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है।
दैट इज इनिशियली इशू है, इसी का भी सेम चीज। इफ यू आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट मास्टर्स फ्रॉम यूएस एंड समथिंग लाइक दैट। सो आई विल टेल यू वन वेरी फन फैक्ट। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन? आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आपने रिचर्ड फाइमन का नाम सुना होगा, ठीक है। इवन आई विल टेल यू majority of the scientists in the world were Jewish by what I say were Jewish in religion, ठीक है। तो Jewish are by default very intelligent and Germans are Jewish mainly, ठीक है। तो that is why आप Germans के साथ कभी compete नहीं कर सकते, और यूरोप में आपको इसलिए जॉब कभी नहीं मिलेगा। डबल ई का स्कोप तभी है अगर आप थोड़ा स्विच कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस के फील्ड में इन प्राइवेट। huge scope for robotics and aeronautics, also there is a scope right now. एमटेक और एमबीए बेटर ऑप्शन? एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 100% मास्टर्स इन यूएस इज गुड, 100% नो डाउट, ठीक है। बट स्कॉलरशिप लेके जाना, घर का पैसा मत लगाना आप, ठीक है। एमटेक और एमबीए में इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। बट अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया से एमबीए करना है आपको, तो कैट इज, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ना, तो ये रहा आपका कैट, ठीक है। और कैट मतलब IIM, ठीक है। और ये है आपका गेट, और ये है आपके IIT, ठीक है। तो इट इज वेरी 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 मच टफर देन गेट, ठीक है। गिवन दैट यू आर इंजीनियर, कंडीशंस मैं बता दे रहा हूँ, इंजीनियर प्लस मेल प्लस यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी। अगर ये 3 केस आप पे लगा हुआ है, तब आप भूल जाइए आपसे कैट होने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे PSUs आर ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शंस। बस लाइफ है, चिल लाइफ चलेगा आपका। मेल का मार्क्स होता है, ठीक है। 3 मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में फीमेल होने के लिए। आप मेल है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नॉन इंजीनियर होने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो 6 मार्क्स तो आप कैसे ही कट गए। नो दैट इज पर्टिकुलरली फेयर, आपको पता नहीं होगा शायद, बट मैनेजमेंट पीपल डोंट लाइक इंजीनियर्स, ठीक है। तो एक समय था जब IIT का जो गेट एग्जाम होता है, उसका पहले आता था, ठीक है, वैकेंसी, सॉरी डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जिस दिन IIT का गेट का एग्जाम होता था, उसी दिन IIM फिर अपना कैट का एग्जाम करवाता था, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, तो जाके उन्होंने डेट चेंज किया, बट दे जेन्युइनली हेट इंजीनियर्स। So that is women empowerment. That is what they say. I don't know. I don't want to comment also. IIT Bombay CSE is always better than any other IIT. GRE का स्कोर से आएगा स्कॉलरशिप आपको। 330 का स्कोर लाइए, हो जाएगा। That is pretty tough actually. IIT Bombay versus MS in US. तो बहुत सारे फैक्टर उसको बताना बहुत मुश्किल है। GRE एग्जाम होता है ना, जैसे आपका गेट होता है वैसे GRE होता है MS के लिए यूएस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत समय बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। ठीक है। ये यार अगर CSE से तो 100 के अंदर, 100 से 150। चलो, देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स इन गुजरात, डोंट वरी। इवन पुणे में बहुत जॉब है आपके लिए, यहाँ से चल जाइए, एक रात का ही तो दूरी होगा आपका यहाँ से। आप लोग कहीं पर भी हो गुजरात में, आई डोंट थिंक पुणे इज फार देन लाइक 9-10 आवर्स। एमटेक प्राइवेट कॉलेज से गलती से भी मत करना, डिजास्टर है वो, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब इसको, श्योर सर श्योर, वी विल कीप इट। हाँ, तो अब गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन से मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लाना है, ये हमारा गोल है। तो इसको करने के लिए 3 ट्रिक है, 3 ट्रिक या 3 मेथड एक्चुअली। एक है बुलियन अलजेब्रा, एक मेथड बोलते हैं। दूसरा है आपका के मैप, सुबह कोई बोल रहा था। और तीसरा है आपका टेबुलेशन मेथड। या इसको बोलते हैं क्वींस निक, सॉरी स्पेलिंग गलती कर दी मैंने, निकलिंस की मेथड, ठीक है।
ये 3 मेथड होते हैं आपके, ठीक है। तो ना अभी सबसे पहला मेथड से चालू करते हैं। तो ये अब भूल तो नहीं गए ना कि क्या कर रहे हैं हम, हमें अभी लॉजिकल जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करना है। क्यों? ताकि लिटरल कम हो जाए और लिटरल कॉस्ट कम हो जाए। क्यों? ताकि हम CCSSP रूल को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो नो, व्हेन डायग्राम इज डिफरेंट टेक्निक डजंट मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है, मतलब करता है लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। सो व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? सबसे पहले प्लीज एक बार स्क्रीन ऊपर, ओके। ओके, नाउ इट इज बेसिकली व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा। जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता है ना, अलजेब्रा, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जैसे अलजेब्रा होता है ना, बुलियन अलजेब्रा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक इनपुट्स, लॉजिकल लिख दूं, लॉजिक लिख दीजिए, एक ही बात है, इनपुट्स, लॉजिकल आउटपुट एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेशन? अरे कुछ बोलिए। वेरी गुड। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब लॉजिक गेट्स, ठीक है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब लॉजिक गेट्स, LG, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो आप ये बोल सकते हो कि बुलियन अलजेब्रा वर्क्स ऑन बुलियन लॉजिकल, बुलियन या लॉजिकल जो भी बोलिए आप, एक्सप्रेशंस जो आप लिखे हो अभी तक, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें और ये है कि इट वर्क्स ओनली इफ लॉजिकल इनपुट एंड आउटपुट आर 1 या 0। तो यही मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इनपुट और आउटपुट वेरिएबल जो होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है? लॉजिक 1 और लॉजिक 0। यस नो सर? यस। बट एक और थर्ड केस भी होता है जिसको बोलते हैं डोंट केयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? डोंट केयर। वो बुलियन अलजेब्रा में कवर नहीं होता है, तो उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे जब हम डोंट के मैप की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए डोंट केयर को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? क्लियर? यस। तो अब बुलियन अलजेब्रा से गोल क्या है हमारा? मिनिमाइजेशन of logical expression using Boolean algebra, ये गोल है। और ये कैसे अचीव करते हैं? अचीव्ड बाय रिमूविंग redundant literals, achieved by removing redundant literals, ठीक है, achieved by removing redundant literals using Boolean algebra laws। यहाँ पर दो नए वर्ड आपको आए हैं ना, एक आया आपको रिडंडेंट लिटरल्स, ठीक है, और दूसरा आया आपका बुलियन अलजेब्रा लॉस, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड पे अब हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिडंडेंट एक्सप्रेशन। तो जैसे आपने लिखा था y इज टू a प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ऐसा कुछ लिखा था आपने पहले, ठीक है। और इसको मैं बोला था रिड्यूस करके आप क्या लिख सकते हो? a। तो यहाँ पर बाकी सारे कौन को है? बी बार सी एंड बी, दिस आर रिडंडेंट लिटरल्स। तो जो लिटरल आप रिमूव कर सकते हो, जो रिडंडेंट आप रिमूव कर सकते हो किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन से, उसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंट लिटरल्स। तो व्हाट इज रिडंडेंट लिटरल्स?
those literals that can be removed from any given logical expression to simplify it. ठीक है, तो ये हो गया रिडंडेंट लिटरल का डेफिनेशन. एनी डाउट इन दिस? हाँ, तो जिसने अभी पूछा ना हर्ष, तो मैंने वही बोला कि एक और होता है केस डोंट केयर का, वो मैंने अभी बताया नहीं आपको, बाद में बताएंगे. ठीक है, तो अभी के लिए आप ऐसे ही समझिए इसको. ठीक है. ओके, नाउ तो ये रिडंडेंट आप एक्सप्रेशन लिटरल हटाते कैसे हो? यूजिंग बुलियन अलजेब्रा लॉस. तो आइए उसको देखते हैं. बुलियन अलजेब्रा लॉस, तो ये आपने कॉलेज में पढ़ा ही होगा, तो एक बार मैं खाली स्किम करवा देता हूँ आपको, मतलब दिखा देता हूँ सारे, तो क्या आपको याद रहेंगे. प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1. तो देखिए, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ a प्लस 0, तो व्हाट इज a? याद रखिएगा, जब भी ऐसे में लिखूंगा तो a का क्या मतलब है यहाँ पर? a इज अ, जस्ट मिनट, a जो आपका यहाँ पर है, इसका मतलब है a इज अ बुलियन वेरिएबल. क्या है? a आपका बुलियन वेरिएबल है, और इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 1 या फिर 0. व्हाट इज 1 और 0? दिस इज लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0. और ये जो 0 है, व्हाट इज दिस? बुलियन कांस्टेंट. क्या है? बुलियन कांस्टेंट. एनी डाउट इन दिस? नो. तो a प्लस 0, तो व्हाट शुड बी a प्लस 0? तो इसको कैसे आप देखेंगे? देखिए, a का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. तो अगर मान लीजिए a का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा? और गेट. ठीक है, प्लस मतलब ये और है ना, लॉजिकल ऑपरेशन है, ये मैथमेटिकली ऐड नहीं करना है, अरिथमेटिक नहीं है. ठीक है, तो 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0 आएगा. और 1 प्लस 0 कितना आएगा? 1 आएगा. तो देखिए, जब a का वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 है, और जब a का वैल्यू 1 है तो आउटपुट भी 1 है. तो बेसिकली a प्लस 0 क्या हो गया? a. एनी डाउट इन दिस? प्लस मतलब और ऑपरेशन है ना, ये लॉजिकल और ऑपरेशन है. ठीक है, प्लस मतलब. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, a डॉट 0. तो ये आप अपने से करके बताइए क्या आएगा a डॉट 0 का वैल्यू. सो पीपल आर सेइंग a डॉट 0 इज 0. ठीक है, तो किसी को भी नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को मैसेज करिए. जिसको नहीं समझ में आया प्लीज मैसेज करिए, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि पूरा क्लास को समझ में आ गया. अरे शर्माइए मत. हाँ, तो देखिए, यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 या फिर 0. तो मान लीजिए a का वैल्यू 1 है. 1 डॉट 0 का मतलब क्या है? डॉट मतलब एंड ऑपरेशन. हाँ, ठीक है. 1 डॉट 0 क्या है? आउटपुट क्या आएगा? 0. और 0 डॉट 0 का भी आउटपुट क्या आएगा? 0. तो a का वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट क्या आ रहा है? 0. इसलिए आपने a डॉट 0 का क्या लिख दिया? 0. क्लियर? यस सर. अब अगला a प्लस 1, इसका वैल्यू कितना आएगा? और a डॉट 1 इसका कितना आएगा? तो a प्लस 1 कितना आएगा? खुद करिए. a का वैल्यू 0 या 1, तो 0 प्लस 1 कितना देगा? 1. और 1 प्लस 1 भी कितना देगा? 1. ठीक है, तो a प्लस 1 कितना आएगा? 1. a डॉट 1, a का वैल्यू 0 और 1, तो a 0 डॉट 1 क्या आएगा? 0. 1 डॉट 1 कितना आएगा? 1. तो जब a 0 है तो आउटपुट 0 है, और जब a 1 है तो आउटपुट 1 है. तो बेसिकली आउटपुट क्या हो गया? a. एनी डाउट इन दिस? श्योर? गुड इनफ. तो अब अगला लॉ की तरफ पढ़ते हैं. तो ये एक लॉ हो गया. ठीक है, सेकेंड लॉ इज आइडम्पोटेंट लॉ. इसमें अगर मान लीजिए एक वेरिएबल है a,
मतलब मैं ए लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो मत सोचिएगा कि सर इसमें कोई लॉजिक है क्या, ए क्यों ले रहे हैं आप, तो नहीं। तो ए प्लस ए क्या होगा, ए का वैल्यू मान लीजिए 1 या 0 है, तो और जब आप यहाँ पर ए का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर भी ए का वैल्यू क्या लोगे 1, और जब यहाँ ए का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी क्या लोगे 0। तो 1 + 1 कितना होता है 1, 0 + 0 कितना होता है 0, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा ए। सिमिलरली ए डॉट ए कितना होगा 1.1 1 देगा, 0.0 0 देगा, मतलब जो ए है वही आएगा आउटपुट में, करेक्ट। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या बोलता है, ए प्लस ए बार कितना होगा और ए डॉट ए बार कितना होगा। ए प्लस ए बार मतलब जब ए का वैल्यू 1 है, जब ए का वैल्यू आपका 1 है तो ए बार क्या होगा 0, और जब ए का वैल्यू 0 है तो ए बार का वैल्यू कितना होगा 1। तो 1 + 0 1 देगा, 1 + 0 1 देगा, और 0 + 1 भी 1 देगा, तो ए प्लस ए बार हमेशा 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली ए डॉट ए बार क्या होगा, हमेशा 0 होगा। एनी डाउट इन दिस, एनीबॉडी? रिपीट सर, ओके। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 1 0 होगा, तो जब ए 1 है तो ए बार क्या हो जाएगा 0, और जब ए 0 है तो ए बार कितना हो जाएगा 1। तो 1.0 क्या होगा 0, और 0.1 कितना होगा 0। दोनों केसेस में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है 0, ठीक है। ठीक है, हाँ। फोर्थ आपका होता है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये उतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है आपको, पर है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब ये तो आपको लगेगा ये तो ऑब्वियस है, बट इतना ऑब्वियस होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ए को बी से ऐड करिए या बी को ए से ऐड करिए, दोनों चीज क्या है बराबर है, ठीक है। और आप ए को बी से ऐड करिए या बी को ए से ऐड करिए, बात सेम है। तो कम्यूटेटिव क्या बोलता है, इररिस्पेक्टिव आप कैसे अपना ए और बी को रख रहे हो, आपका ऑपरेशन का आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। एनी डाउट? फर्स्ट लॉ प्रॉपर्टी ऑफ 1 and 0, ठीक है। अगला आता है एसोसिएटिव। हाँ करेक्ट करेक्ट, डिस्क्रीट मैथ के सारे रूल है आपके। प्रपोजिशनल लॉजिक जो होता है ना ये वही है, ठीक है। एसोसिएटिव क्या बोलता है, आपके पास 3 है, तो आप पहले बी प्लस सी को ऐड करिए और फिर उसको ए से ऐड करिए, या आप बी को बाहर रख के ए और सी को ऐड करिए पहले, या सी को बाहर रख के ए और बी को ऐड करिए। इट ऑल रिजल्ट्स इन सेम आउटपुट इक्वल्स टू दिस, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। सिमिलरली एसोसिएटिव क्या बोलता है, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी भी ऑर्डर में पहले मल्टीप्लाई करो, इट हार्डली मैटर, ठीक है। इसका एक फायदा है, आई टेल यू व्हेन आई विल बी टीचिंग यू लॉजिक गेट्स, ठीक है, कि व्हाई एसोसिएटिव लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंड गेट एंड ऑर गेट, ओके। ना छठा करते हैं, दिस इज वेरी यूजफुल लॉ, जब आप एक्चुअल में करोगे ना काम तो ये बहुत काम आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें क्या बोलता है, ऐसे लिखा हुआ ए डॉट बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है ए प्लस बी सी, ये बहुत काम आता है, ये वाला जो लिख रहा हूँ मैं, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक? ये भी बहुत काम आता है, इसको बोलते हैं लिटरल रिडंडेंट थ्योरम। इसमें क्या होता है, एक लिटरल आपका हमेशा रिडंडेंट रहता है इस थ्योरम में। जैसे आपने लिखा a प्लस ए बार बी, तो इस पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव का ये वाला लॉ लगाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। एनी डाउट इन दिस? एनीबॉडी, एनी डाउट? नहीं ना, ठीक है।
ये 3 लिटरल है। जैसे आप ए बी सी यहाँ पर मत देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं आप x प्लस वाई जेड, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखते हैं, x प्लस वाई और x प्लस जेड। तो इस तरीके से देखिए, x हो गया a, y हो गया a बार, z हो गया b, ठीक है। तो अब आपको पता है a प्लस a बार क्या होता है, 1 डॉट a प्लस b हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। और एनीथिंग डॉट 1 इज इटसेल्फ, ठीक है। 1 डॉट x इज x, है ना। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, a प्लस a बार b इज a प्लस बी। एनी डाउट इन दिस? हाँ करेक्ट करेक्ट, क्या नाम है आपका, भट्ट। हाँ बराबर है, चले आगे। ओके, सो गए आधे लोग लगता है। ओके ठीक है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी होता है एक, ठीक है। a प्लस ए बार बी बार है, मान लीजिए a प्लस ए बार बी बार है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा a प्लस बी बार, ठीक है। a बार प्लस ए बी बार है, इसका आउटपुट आ जाएगा a बार प्लस बी बार, ठीक है। और एक है a बार प्लस ए बी, अगर ऐसा है तो इसका आउटपुट आ जाएगा a बार प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, लिटरल रिडंडेंट थ्योरम। एनी डाउट? हाँ वो आप उसको बोलते हो एब्जॉर्प्शन लॉ भी, बट एट द एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम ओनली, ठीक है। तो वो हार्डली मैटर्स, ठीक है। आई एग्री जो बोल रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। तो कुछ बुक में कुछ लिखा है, कुछ बुक में कुछ लिखा है, लाइक दैट। ठीक है ना। ये एक थ्योरम है जो आपने नॉर्मली बुक्स में नहीं देखा है, बट कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ। कंसेंसस थ्योरम बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, रिमूव्स रिडंडेंट टर्म, ठीक है, रिडंडेंट टर्म। तो ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ आपको, ए बी बंद कर ला। प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। तो इसका आउटपुट आएगा आपका, स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हो, इट इज ए बी प्लस ए बार सी। कैसे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका आएगा आउटपुट ए बी प्लस ए बार सी। तो ये कैसे आया, इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ए बी प्लस ए बार सी, बी सी डॉट 1 है ये, इसमें कोई डाउट, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? हाँ ठीक है। तो 1 को मैं आप क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस ए बार लिख दे रहा हूँ, जस्ट टू प्रूव माई थिंग, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है, बस मुझे प्रूव करना है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हो, ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी, ठीक है। तो अब ये दोनों टर्म लिखिए आप, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी 1 प्लस सी कॉमन, ठीक है, प्लस इन दोनों को देखिए आप, इन दोनों को, इसको और इसको। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बार सी कॉमन, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस बी, ठीक है। तो 1 प्लस एनीथिंग इज 1, तो बच जाएगा ए बी, और यहाँ से 1 प्लस बी इज 1, तो बच जाएगा ए बार सी। तो ये आ गया आपका आंसर। क्या नहीं पता चला बताइए, ये मैंने कैसे लिखा, ये नहीं पता चला? नहीं, जो पूछ रहे हैं कि क्या नहीं पता चला, क्या एग्जैक्ट इश्यू क्या है आपको? ये देखिए, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, इसको आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, ये मैंने प्रूव किया है। अब आप पूछ रहे हो कि सर ये आपने दिमाग कैसे लगाया, तो ये तो वैसा है ना कि मैंने कान मरोड़ के इसको इसमें ला दिया, तो प्रूव किया बेसिकली। लॉजिक कैसे लाया, उसको हिट एंड ट्राई करके मैं लाया था, ठीक है। तो वो आपके सामने नहीं कर रहा हूँ बस। हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कौन सा डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार? हाँ, ए प्लस ए बार अगर आप पूछिए डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। अब मैंने इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, फिर मेरा काम जिससे हुआ वो मैंने आपको दिखाया। और ये आ रही है मेरी आवाज?
यस ओके ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे साइन आउट का एक अलर्ट आया था इसलिए पूछा। ये बेसिकली मैंने अपने मन मर्जी किया है ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं इसको, ठीक है, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी इसका रूल कैसे, ऐसे कैसे आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके 3 रूल है, ठीक है। तो पहला क्या रूल है कि देयर शुड बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हमेशा 3 होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होने चाहिए एंड नंबर ऑफ टर्म्स 3 होने चाहिए। सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। एंड तीसरा है नंबर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म, समझ में नहीं आएगा, रुकिए 2 मिनट में बताता हूँ। 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल है इसका, ठीक है। ऊपर वाला में कुछ नहीं है, देखिए मैंने क्या किया है, ये आपको दिया हुआ था ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैंने प्रूव किया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। अभी देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या है इसका मतलब, देखिए आपके पास 3 वेरिएबल होने चाहिए उस एक्सप्रेशन में, ये वाला। ये तो क्या है, देखिए 1 प्लस सी इज 1, 1 प्लस बी इज 1, है ना। किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ ऐड करोगे तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, और 0 के साथ ऐड करोगे तो हमेशा वेरिएबल आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1, ठीक है, गॉट इट ओके। नाउ देखिए इसमें क्या है, तीन वेरिएबल है, देखिए ए बी और सी, और हर वेरिएबल में सॉरी 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, और हर टर्म में 2 वेरिएबल है, ठीक है, हर टर्म में 2 वेरिएबल है। तो आउटपुट एक्सप्रेशन हमेशा, अगर ये 3 गोल्डन रूल आपके सेटिस्फाइड है, तो आउटपुट एक्सप्रेशन में हमेशा 2 टर्म होंगे। क्या होंगे, 2 टर्म होंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेरिएबल 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स 3 होने चाहिए, और हर टर्म में वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तब आउटपुट हमेशा 2 होंगे यहाँ पर आउटपुट में। और वो कौन से 2 लेने हैं आपको, वो 2 टर्म लेने हैं जिसमें नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म का वेरिएबल हो, ठीक है। तो जैसे देखिए बी दोनों में नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, सी दोनों में नॉर्मल फॉर्म में है, खाली ए ही एक ऐसा वेरिएबल है जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में है, ठीक है। तो वो दोनों टर्म को लेंगे जिसमें दोनों नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो इसके अलग अलग फॉर्म देखिए, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए बी बार प्लस ए बार सी, ठीक है, प्लस बी बार सी, ठीक है, बी बार सी। तो हाँ, इसमें ये भी आपको याद रखना है कि एक ही वेरिएबल 2 फॉर्म में होगा, ठीक है, एक ही वेरिएबल आपका 2 फॉर्म में होगा। तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है इसके साथ, पर एग्जाम से क्वेश्चन आया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं बी बार सेम फॉर्म में, सी सी सेम फॉर्म में, कौन से अलग है, ए और ए बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार सी, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बार, तो इस बार आंसर क्या होगा, देखिए ए नॉर्मल नॉर्मल है, बी नॉर्मल नॉर्मल है, सी खाली नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों में है, तो ए सी प्लस बी सी बार। तो वही वाला 2 लेना जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में हो। समझ में आया सबको ये? हम्म, तो अब इसका आंसर बताइए फिर आप लोग, क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, बराबर। अगला कितने टर्म है, 3 है, गुड। हर टर्म में, हाँ कर सकते थे आप, जो बोल रहे हैं कि प्रूव करने के लिए 1 0 वैल्यू लेके भी कर सकते थे, तो यस कर सकते थे, ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए हर हर टर्म में 2 वेरिएबल है, यस। और इसमें से कौन सा वेरिएबल नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, सी। सी नॉर्मल में और कॉम्प्लीमेंट में, ए दोनों में कॉम्प्लीमेंट में, बी दोनों में कॉम्प्लीमेंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बार सी प्लस बी बार सी बार, ठीक है, सिंपल। यस सर, नो सर, ठीक है।
अच्छा, ये सारे अभी तक मैंने आपको खाली एसओपी फॉर्म्स में दिखाए थे, एक आपको इस फॉर्म में भी दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ऐसा दिया रहेगा आपको a प्लस बी, ए बार प्लस सी और b प्लस सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 टर्म है, 1 2 3, हर में दो दो वेरिएबल है, 1 2 1 2 1 2, और इसमें खाली a दो फॉर्म में है, a और a बार के फॉर्म में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? a प्लस बी और a बार प्लस सी। तो ये जो थर्ड टर्म है ये रिडंडेंट है, ये निकल जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछे, ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए सी। नहीं तो इसमें आपका ये इतना करने का जरूरत ही नहीं ना आपका। ठीक है, यहाँ से आपका ए बी प्लस सी डायरेक्ट आ गया ना आंसर। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ए बी प्लस सी आ गया, राइट। यहाँ से आप कॉमन ले लोगे ना। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़े। तो ये हो गया आपके सारे थ्योरम बेसिक। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, बट इससे एसोसिएटेड और एक टॉपिक आता है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन। यस, करेक्ट। लॉजिकल एक्सप्रेशन जो आप लिखते हो, बुलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन, वो दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक होता है पीओएस और एक होता है एसओपी। ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअल में क्या हुआ था मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं, मैं बाद में बताने वाला था एनीवेज, चलिए ठीक है, वो भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ, वो मैं एक्चुअली यूनिवर्सल लॉ में समझाने वाला था आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जितने भी है आपके, इन सब पे अगर आप एक साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार डॉट 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 डॉट, जितने आप लिख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और उल्टा भी होता है इसका, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट 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 डॉट, कितने भी वेरिएबल हो आपके, एन नंबर है। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस, ऐसे आपको चलते जाएंगे एन टर्म्स। ठीक है, इसमें भी एन टर्म्स, इसके अंदर एन टर्म्स है, हाँ यहाँ पर एन। ठीक है, इसमें भी एन। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, नोवा है क्या? ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, so it is basically very much in use when we do this what we say NAND as यूनिवर्सल गेट, तो वहां मैं कवर करता ही एनीवेज, एसओपी पीओएस में भी अभी कवर होता है, तो ठीक है, एनीवेज आपने कर दिया। ठीक है, तो एक और इसमें पॉइंट है कि डी मॉर्गन लॉ हेल्प्स इन फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन लॉजिकल एक्सप्रेशन, एन न्यू ऑफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। कैसे? वो ऐसे भी आप देखोगे आगे में, बट यहाँ पर जैसे ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, उसको आप कॉम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं तो यूज स्टेट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो दैट इज व्हाट। ठीक है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन दो तरीके के होते हैं, पीओएस और एसओपी। तो देखिए एक्चुअली सब कुछ एसओपी था पहले। ठीक है, तो दुनिया में जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर एक है तो दूसरा आना चाहिए, वैसा वाला चीज है। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल है तो इसका जस्ट उल्टा भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ पीओएस वाज बोर्न। ठीक है, कि अगर ऐसा हो सकता है तो वैसा भी हो सकता है, वो वाला लॉजिक है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे किसमें, एसओपी में। ठीक है, एसओपी, तो व्हाट इज दिस, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। ये अंग्रेजी के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं, हम उल्टा पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में। तो बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट के टर्म्स है, और उनको आप क्या करोगे, सम। क्या करोगे, सम। प्रोडक्ट के टर्म्स को आप क्या करोगे, सम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको समझने के पहले दो तीन थ्योरी है इसके बारे में, वो देख लेते हैं। तो एसओपी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन थ्री वेज। एक होता है
स्टैंडर्ड एसओपी, ठीक है, इसको कोई कोई बुक में एसएसओपी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मिनिमल एसओपी, ठीक है, और तीसरा होता है कैनोनिकल एसओपी, ठीक है, इसको बोलते हैं सीएसओपी। क्लियर है? तो और इसके साथ एक दो टर्म और चाहिए। ईच टर्म इन एसओपी expression is called mean term, ठीक है। each term in SOP expression is called mean term, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? छोटा m से। कैसे करते हैं? छोटा m से। ये सब देखेंगे हम आगे, ठीक है। और हियर इसमें जो हम लोग नॉर्मल तरीका है ना, जैसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ए, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? लॉजिक 1, ठीक है। और कोई वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए बार से, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? लॉजिक 0 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉजिक 0 को, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ वेरिएबल को ए बार बोलेंगे और उसको बोलेंगे लॉजिक 0। तो ये आपका ये है। और चौथा जो रूल है इसमें ये है कि कंसीडर दोज टर्म्स इन एसओपी, एक मिनट है, फॉर विच आउटपुट इज लॉजिक 1, ठीक है। इसने ऊपर जाने बोला है, ठीक है, यहां तक। टेक ओके, ठीक है। तो ये चार, हाँ मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस ये 4 रूल होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, जैसे आप क्या लो, एंड गेट लो, ठीक है। एंड गेट ए बी और ये वाई है, ठीक है। तो आपने बोला कि मुझे सर एक डब्बा बनाना है, ठीक है, और इसमें मैं 2 इनपुट दूंगा और एक आउटपुट लूंगा, ठीक है। 2 इनपुट दूंगा और इनपुट क्या होंगे? लॉजिक 0 और लॉजिक 1। इसमें भी लॉजिक 0 और लॉजिक 1, और आउटपुट भी होगा लॉजिक 0 या लॉजिक 1, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ सर कि इनपुट में अगर दोनों 0 है तो आउटपुट आए 0, और इनपुट में अगर 1 0 1 1 है तो भी आउटपुट आए 0, इनपुट में 1 1 1 0 है तो भी आउटपुट आए 0, और इनपुट में अगर 1 1 है, दोनों 1 है तो आउटपुट आए 1। ये आपका रिक्वायरमेंट था। डिजाइनर से आपने बोला कि मुझे ऐसा डिजाइन करना है, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर आप क्या लगाओगे? तो ये क्वेश्चन था। तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो? यस, है ना। तो ये जैसे आपने लिख दिया y इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। तो ये आपने कैसे गारंटी किया? यहाँ देखिए, आप बोल रहे हो कि a, ठीक है, यहाँ पर b है और ये आपका आउटपुट y है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हो? बेसिकली आउटपुट, ठीक है, आउटपुट इज 0 इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0। एक केस ये हुआ, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एंड 0 if a is 0 b is 1 and सॉरी मैं गलत कर गया, ये मत लिखिए आप अभी, ठीक है। आउटपुट इज 0 if a is 0 b is 0, also 0 if a is 0 b is 1, also 0 if a is 1 b is 0, ठीक है। बट 1 if a equals to b equals to 1। ये इंग्लिश है आपका पूरा केस का। यस सर, नो सर। आप क्या बोल रहे? आउटपुट 0 है अगर a भी 0 है, या फिर
A0 B1 है तो भी 0 है, या फिर A1 B0 तो भी आउटपुट 0 है, पर अगर A B दोनों 1 है तो आउटपुट क्या है, 1 है। तो ये चीज को आप कैसे दिखा सकते हो कि अब देखिए हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई आउटपुट 0 है, कभी भी वेरिएबल का वैल्यू 0 है तो उसको हम किससे दिखाते हैं, बार से। याद है आपको? हाँ ना? हाँ, तो आउटपुट यहाँ पर आपका आउटपुट y क्या है, 0 है, ठीक है। कब? जब a 0 है और b भी 0 है, ठीक है। आउटपुट 0 है कब? जब a और b दोनों 0 है। ऑल्सो या फिर तब भी 0 है जब a 0 है और b 1 है, या फिर मतलब या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। या फिर से 0 है, जैसे या फिर 0 है जब a 1 है और b 0 है, या फिर y 1 है ना, ये y 1 है जब a और b दोनों 1 है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपने क्या बोला, आउटपुट 0 है। आउटपुट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है अगर a और b दोनों 0 है। a 0 है मतलब a बार से दिखाया आपने, तो जो आपने लिखा है ना ये ना पॉइंट कि नॉर्मल वेरिएबल इज सोन बाय a इज इक्वल टू लॉजिक 1, और a बार क्या दिखा था, लॉजिक 0, जो मैंने आपको पहले सिखाया था, ठीक है। तो जब भी आपको 0 रिप्रेजेंट करना लॉजिक को, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, a बार से, जस्ट अ नोटेशन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ऐसा नो सर, नो। तो इस तरीके से लेगा। पर आपने अभी बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है, तो आपने बोला 0 डॉट एनीथिंग इज 0 प्लस 0 डॉट एनीथिंग इज 0 प्लस 0 डॉट एनीथिंग इज 0 प्लस 1 डॉट एनीथिंग इज एनीथिंग, करेक्ट? यस सर, ठीक है। तो अब देखिए 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये देखिए, ये एसोसिएटिव लॉ आप इसमें लगाइए इन तीनों में। तो 0 प्लस 0 करना है अगर आपको, मान लीजिए, तो आप इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए और फिर जो इसका रिजल्ट होगा इससे ऐड कर लीजिए। तो 0 प्लस 0 0, और उसका रिजल्ट जो आया 0, उसके साथ 0 से ऐड होगा तो कितना बचेगा, 0। 0 प्लस a डॉट बी, तो बचा क्या आपका, एनीथिंग, मतलब 0 प्लस एनीथिंग इज एनीथिंग, तो a डॉट बी। तो y का आउटपुट क्या आ गया आपका, ए बी। समझ में आया यहाँ तक? यानी एवरीबॉडी यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिकली आप यहाँ से भी देख सकते थे, क्या आप कर रहे हो, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ए और बी को, इन दोनों 1.1 कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने कौन सा आउटपुट लिया, जहां पर आपने क्या किया, इस केस में सारे इनपुट वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन किया, कब, जब आउटपुट 1 है। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। y का एक्सप्रेशन क्या है आपका, a डॉट बी, ठीक है। a डॉट बी कब है, इस केस में, ठीक है। तो एसओपी में आप क्या करते हो, जहां पर आउटपुट 1 है, ठीक है, जहां पे आउटपुट 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग सारे इनपुट को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। सारे इनपुट को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अंडरस्टूड? तो यही चीज आपने यहाँ पर लिखा है कि कंसिडर दोस टर्म्स इन एसओपी फॉर विच आउटपुट इज लॉजिक 1, ठीक है। तो कैसे कंसिडर करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, एसओपी है, प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया? एवरीबॉडी, ठीक है। तो अभी आएगा अगला क्वेश्चन, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, तो सर फिर सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो उसको आप समझने के लिए एक और गेट लीजिए, कोई एक्सप्रेशन लीजिए, ए बी, यहाँ पर लीजिए वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर जो 0 1 1 0 मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे, वाई क्या होगा, एक तो ये है कि ए बार बी बार 0 प्लस ए बार बी 1 प्लस ए बी बार डॉट 1 प्लस ए बी डॉट 0, ऐसे लिख सकते हो, यस सर, नो सर? हाँ, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका कि जहां जहां आपका आउटपुट 1 है, जहां जहां क्या है आपका आउटपुट 1 है, वहां वहां आप उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके 1 के करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, A0 B1, A0 और B1, A0 मतलब A बार, B1 मतलब B, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, A1 मतलब A, B0 मतलब B बार। तो ये एक प्रोडक्ट टर्म बना, ये एक प्रोडक्ट टर्म बना, और एसओपी में आप इन दोनों को क्या कर दोगे, सम। सम मतलब और ऑपरेशन। सो दिस इज एसओपी। एनी डाउट इन दिस? नो, ठीक है, नो डाउट। नाउ
ईच टर्म इन एसओपी, ये जैसे एक जो टर्म है इसको आप क्या बोलते हो एसओपी में, मीन टर्म। ईच टर्म इन एसओपी इज कॉल्ड मीन टर्म। और इसको दिखाते कैसे, यूजिंग एम, ऐसा छोटा वाला, ठीक है। और इसके साथ एक सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होगा, जैसे 00 तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा 0, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 1, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 2 और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 3। ये सबको समझ में आ रहा है ना? है ना? ये मतलब हम लोग क्या है कि ये, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करना, उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पर अपने कन्वीनियंस से दिखा रहे हैं, अपने मतलब ह्यूमन, और ह्यूमन क्या समझता है, डेसिमल, तो इसलिए यहाँ पर ये दिखाते हैं, ठीक है, बस, और कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। हाँ बस बाइनरी टू डेसिमल, क्यों, क्योंकि हमें आसान होता है डेसिमल समझने में। तो बेसिकली आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो है ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एम। सिग्मा एम मतलब सिग्मा समेशन ऑफ मीन टर्म्स, सम कर रहे हैं आप कौन से मीन टर्म्स का, कहाँ कहाँ पर, 1 में और 2 में, दो जगह 1,2, जहाँ पर 1 यहाँ पर क्या डेसिमल, 2 क्या है डेसिमल। एक ये तरीका इसको लिखने का, या एक तरीका ऐसे भी आप लिख सकते हैं m1 + 1,2। तो ये अपने समझने के लिए आपने ऐसा एक नया ड्रामा चालू किया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को बोलते हैं एसएसओपी, ये है स्टैंडर्ड सम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस तरीके के एक्सप्रेशन को बोलते हैं सीएसओपी, नॉर्मली बुक्स में इसको बोलते हैं, ठीक है, सीएसओपी। ये भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये एसएसओपी है, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, ये है कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। एनी डाउट इन दिस? नो, ठीक है। अब देखिए, अब फिर आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज मिनिमल एसओपी देन, ठीक है, व्हाट इज मिनिमल एसओपी। तो उसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सीएसओपी, कैनोनिकल एसओपी, ये लिखने का तरीका है बस कि आप समेशन कर रहे कौन से मिन टर्म का, वो मिन टर्म जो करस्पॉन्डिंग डेसिमल में 1 और 2 है, ठीक है। यहाँ मतलब अगर आपके इनपुट कॉम्बिनेशन का डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है तो आउटपुट 1 है, और आपके इनपुट कॉम्बिनेशन का डेसिमल इक्विवेलेंट 2 है तो आउटपुट 1 है, ठीक है, इट्स लाइक दैट। अभी और क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा है, ऐसा एक ट्रूथ टेबल है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको तीनों बताने हैं, कैनोनिकल एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी और मिनिमल एसओपी। तो एज पर लॉजिक वाई क्या है, ठीक है, आप एसओ से स्टैंडर्ड एसओपी क्या बोलोगे कि जहां जहां आउटपुट 1 है उसका इनपुट कॉम्बिनेशन लिखना है, 1 2 3 और ये चौथा का। तो ये क्या है, A1 B0 C0। A1 देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, A1 है, B0 है, C0 है, अगला A1 है, B0 है, C1 है, अगला A1 है, B1 है, C0 है, अगला A1 है, B1 है, C1 है, और इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, करेक्ट, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपको ए। क्या आ जाएगा आपका आउटपुट ए, मिनिमाइज करोगे तो आप कर सकते हो, आप ट्राई। देखिए यहाँ से ए बी बार, इन दोनों में से ए बी बार को कॉमन लीजिए, सी प्लस सी बार 1 हो जाएगा, और इन दोनों में से आप ए बी को कॉमन लीजिए, सी प्लस सी बार 1 हो जाएगा, फिर बच जाएगा ए बी बार प्लस ए बी। तो फिर ए कॉमन लीजिए, बी प्लस बी बार फिर क्या हो जाएगा 1, तो ए डॉट 1 क्या हो जाएगा ए। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, तो नो, ठीक है, अच्छा। और इसको आप, ये जो है, अब यहां समझिएगा, ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है इनपुट का, 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 6 7, करेक्ट। तो इसके हिसाब से आप y क्या लिख सकते हो, इट इज सिग्मा m 4 5 6 7। ये चार जगह जहां मिन टर्म आपने लिया, जहां पर आउटपुट y क्या है 1 है। फिर से समझाता हूं, इसका मतलब कि ये चार मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट y क्या है 1, और 4 5 6 7 क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m4 m5 m6 प्लस m7, ठीक है, ऐसे तरह इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए
ये जो है ये हो गया आपका CSOP। कोई डाउट? नो। ये हो गया आपका SSOP, ठीक है, और ये हो गया आपका मिनिमल SOP, ठीक है। ये क्या हो गया? मिनिमल SOP। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SSOP और मिनिमल SOP? कि इफ ईच mean term of SOP expression contains all variable, it is SSOP ना। और if each mean term of SOP expression may or may not contain all variable, it is minimized form of SOP, right, minimal SOP, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि स्टैंडर्ड एसओपी में तो सारे आने ही चाहिए आपके, ठीक है। स्टैंडर्ड एसओपी में तो आपके मिनिमल सारे मतलब हर मिन टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें आपके सारे ये प्लीज कोई वीडियो ऑन कर रहे तो बंद कर दीजिए प्लीज। ओके, तो अब देखिए इस केस में ये जो आपका एसएसओपी है यही आपका इसका मिनिमल एसओपी है, क्योंकि आप इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो मिनिमल एसओपी में हर मिनटम में सारे वेरिएबल हो भी सकते नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पर हर मिनटम में ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है, तो स्टैंडर्ड एसओपी तो है ही है, पर मिनिमल एसओपी भी है क्योंकि इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर आप देखिए इसमें ये एक मिनटम है पर इसमें और कोई आपका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, बाकी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो मिनिमल एसओपी कैन बी स्टैंडर्ड एसओपी बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। समझ में आ गया? एनी डाउट? पक्का? ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसओपी थिंग, ठीक है। एसओपी ऐसे आप निकालोगे ना। अब जो आपने क्या क्या वन सेकेंड बताइए। क्या समझ में नहीं आया बताइए। स्टैंडर्ड एसओपी में हर मिनट में सारे वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे, ए बी सी, अगर 3 वेरिएबल का तो हर मिनट में एबीसी का कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए, चाहे तो नॉर्मल चाहे तो कॉम्प्लीमेंटेड। पर मिनिमल एसओपी में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों चलेगा, फ्लेक्सिबल है थोड़ा मिनिमल एसओपी, ठीक है। ओके ना, अगर मान लीजिए अभी एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे वाई अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है एफ ए बी सी डी, ठीक है, वाई एफ ए सी बी सी डी दिया। दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ए कैन बी 0 कैन बी 1, राइट, ए कैन बी 0 कैन बी 1, ठीक है। तो वाई अगर ए के बराबर है तो जब ए 0 है तो वाई 0 है, देखिए ना, ये चारों टाइम जब ए 0 है तो आउटपुट वाई क्या है, 0 है, और जब चारों टाइम आउटपुट ए 1 है तो वाई 1 है, दैट्स व्हाट, ठीक है। अगर मान लीजिए वाई इज एफ ए बी सी डी ऐसे लिखा मैंने, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वाई आपका आउटपुट है और इसमें 4 लॉजिकल इनपुट है, ए बी सी डी, ठीक है। कितने इनपुट्स है? 4 इनपुट्स है। तो ट्रूथ टेबल में आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो सर्किट है इसमें 4 इनपुट है, ए बी सी डी, और इसका एक आउटपुट है वाई। एनी डाउट इन दिस? नो। अब देखिए जितने इनपुट्स है, ठीक है, ए है बी है सी है डी है, तो ए में कितने वैल्यू पॉसिबल है? 2, 0 या 1। बी में कितने वैल्यू पॉसिबल है? 2। सी में कितने वैल्यू पॉसिबल है? 2। और डी में वैल्यू कितने पॉसिबल है? डी 2। तो 4 वेरिएबल है, टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है? देखिए मतलब क्या है, 4 वेरिएबल है तो 4 टाइप के इनपुट हो सकते हैं। यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 0 1, यहाँ पे 0 1, यहाँ पर 0 1। सो टोटल परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं कॉम्बिनेशन के, डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के? तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इन तीनों को चारों को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए? 16। सो टोटल number of input combination for n input variable equals to
2 to the power n। करेक्ट? किसी को डाउट इसमें? टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर n इनपुट वेरिएबल। 2 है तो मतलब 4 टाइप के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर n टाइप के होंगे तो इतनी बार आप कितना n बार मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो कितना हो गया? 2 टू द पावर n हो गया ना वो। करेक्ट? और इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका होता है स्विचिंग कॉम्बिनेशन। इसका दूसरा नाम है स्विचिंग कॉम्बिनेशन। तो ये एक आपको एग्जाम में दिख जाएगा कि हाउ मेनी स्विचिंग कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो हाउ मेनी स्विचिंग कॉम्बिनेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, क्लियर है? बस एक तरीके का आपका एक्रोनिम सॉरी नेमिंग नोमेनक्लेचर हो गया, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको देता हूँ ये क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू एफ ए बी सी डी, और मैं ये लिखा इक्वल्स टू M12। तो इसको ABCD के टर्म में क्या बोलोगे आप M12 को? आप लोगों को बाइनरी और डेसिमल समझ में आता है ना सबको? हाँ, ठीक। नॉर्मली बाइनरी से डेसिमल 8 4 2 1 वाला लॉजिक चलता है। तो 12 मतलब यहाँ 1 यहाँ 1, 8 4 12 0 0, तो 1 + 1। तो यहाँ पर अब 1 1 0 0 मतलब A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 0, C का वैल्यू। हाँ देखिए, जो सबसे लास्ट में लिखा रहेगा वो LSB होता है, और जो सबसे पहले लिखा रहता है उसको MSB बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A MSB है, तो इसलिए सबसे ज्यादा वेट इसका होता है। करेक्ट? तो A1 B1 C0 D0, तो मतलब A1 B1 C0 D0। क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू M12 मैंने लिखा, मतलब y1 कब है? MSB LSB नहीं पता आपको? ओके, तो देखिए, कभी भी आप बाइनरी में डेटा लिखते हो ना 1 0 1 1 0 1 ऐसा, तो जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं आप LSB। ठीक है, और जो सबसे टॉप वाला होता है उसको बोलते हैं आप MSB। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये यूज किया जाता है नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में। ओके, तो जो सबसे, अब आपको इसको बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी मतलब हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल में बाद में। बाइनरी है, इसको डेसिमल में आपको चेंज करना है 10 में। ठीक है, तो इसका वेट होता है 2 टू द पावर 0 1। ठीक है, इसका वेट होता है 2 टू द पावर 1 2, इसका वेट होता है 2 टू द पावर 2 4, इसका वेट होता है 2 टू द पावर 3। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए 4 बिट का, फिर हम आगे जब पढ़ेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा बाइनरी से जब कन्वर्जन करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको डेटा ऐसा दिया हो 1 1 0 1, तो इसका वेट है 1, इसका वेट है 2, इसका वेट है 4, और इसका वेट है 8। तो बेसिकली डेसिमल में इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 × 1 1 प्लस 0 × 2 0, 1 × 4 4 प्लस 1 × 8 8। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 13 डेसिमल में। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया? 13 हो गया। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोलूं कि y एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, किसी y एक आउटपुट है जो 4 वेरिएबल का इनपुट पे डिपेंडेंट है, और इसका कैनोनिकल एसओपी M12 है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, या मैं ऐसे लिखूं सिग्मा M12, ये आपका क्या है? कैनोनिकल एसओपी है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फाइंड स्टैंडर्ड एसओपी, ये था मेरा क्वेश्चन। समझे? यस सर, समझ गया ना क्वेश्चन? ये जो जिसे पूछा मेरे से क्वेश्चन कि ये M12 कैसा है, समझ नहीं आया? ओके सर, अच्छा ठीक है। ओके, अप्रोच कैसे करेंगे? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। M12 मतलब M12 आपने क्या लिखा था कि इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए,
इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आपका आउटपुट y क्या है 1 है। तो आप A B C D ऐसे लिखे, ठीक है। तो 4 इनपुट है तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे 16। कहां से शुरू होंगे 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक। तो इसके इस इनपुट कॉम्बिनेशन में आउटपुट क्या होगा आपका, आउटपुट क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है 0 है, ठीक है। फिर 0 0 0 1 यहाँ पर भी आउटपुट क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना 1 है, ठीक है। ऐसे करते हुए आप पहुंचोगे कहां पर 1 1 0 0, यहाँ पर आपका आउटपुट 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है 12 है, 8 4 12। समझ में आया? यस। अच्छा, तो एमएसबी एलएसबी में जिनको डाउट था उनको समझ में आया? एमएसबी एलएसबी वाले जो थे डाउट वाले, जिनको समझ में नहीं आ रहा था, है सर? तो अब अगर मैं आपको लिख के दूं ऐसे M11 का इसका मतलब क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू f ऑफ a b c d है तो M11 का मतलब क्या होगा, M11 का मतलब क्या हो गया 1 0 1 1, ठीक है। तो a b बार c d। तो जिनको MSB LSB नहीं समझ में आ रहा था उनको ये समझ में आया, प्लीज कन्वे। जिनको MSB LSB नहीं समझ में आया था, यस सर MSB LSB अंडरस्टूड, ये समझ में आया? कैनल का स्टैंडर्ड में यही डिफरेंस है ना, तरीका है दिखाने का। ये 1 1 0 1 नहीं 1 0 1 1 हुआ। कैसे लिखते, अरे मैसेज चला गया जिसने लिखा था। समझा नहीं, 1 1 ऑफ 1 0 1 1 क्या पूछ रहे हैं आप, क्या नहीं समझ आया पूछिए। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, मैं पूरी तरह से लिखता हूँ। तो इसके 4 कॉम्बिनेशन हो गए 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। पूछ रहा था ना, ठीक है। तो 0 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, ये आपके टोटल मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है। उसमें 4 इनपुट है 1 2 3 4 डिजिटल सर्किट आउटपुट, और इसके एक आउटपुट है y, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि y खाली ये केस में 1 है और ये केस में 1 है, ठीक है। बस 2 केस में 1 है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे बताइए SSOP और CSOP इसका क्या होगा, ठीक है। SSOP भी बताना, CSOP भी बनाना है। तो SSOP आप कैसे लिखते हैं कि जहां आउटपुट 1 है उसके पैरेलल इनपुट कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या है A0 B1 C0 D1, A0 B1 C0 D1, इसमें सब मेरे साथ है, यस। और इसका क्या हो जाएगा A0 B1 C1 D1। तो ये हो गया आपका SSOP इसका। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? अब इसका CSOP कैसे लिखोगे, CSOP में आप क्या लिखते हो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट्स को, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 और 7, तो y इज इक्वल टू मीन टर्म 5 और मीन टर्म 7, इन दोनों को आपने क्या कर दिया प्लस, इन दोनों को क्या कर दिया आपने प्लस, ठीक है। या फिर आप इसको लिखोगे सिग्मा m 5,7, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? यस, ठीक है। अब देखिए 5 का क्या मतलब है, आप 8 4 2 1 ये याद रखना, ठीक है। 5 का मतलब क्या है, कहां पर 1 होगा, कहां पर मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 4 2 1 से 5 कहां से आ जाएगा, यहाँ 1 लगाइए और यहाँ पर 1 लगाइए, ठीक है। और ये दोनों में 0 कर दे, तो 0 1 0 1, ठीक है। तो A0 B1 C0 D1, A बार B C बार D, ऐसे,
समझ में आया? और हाँ, ये तो हाउ कैन वी राइट सीएसओपी फ्रॉम एसएसओपी विदाउट फॉर्मिंग द यही लिखाना, यही सिखा रहा हूँ मैं कि सीएसओपी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका ए बार, मतलब ये है 0, बी मतलब 1, सी मतलब सी बार मतलब 0, डी मतलब 1। तो 0 1 0 1 कितना हो गया? 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। हाँ, एसएसओपी और उसका कैलकुलेशन सेम ही है, राइट? हाँ, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि मेरा गोल ये है कि आपको, जैसे मैं ये लिख के दूं M5 प्लस M6, अब तुरंत मेरे को इसका एसएसओपी बता दो कि सर ये है ए बार बी सी बार डी, ठीक है, और ये है ए बार बी सी डी बार। ये है मेरा गोल। हाँ, बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। ये समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? एवरीबॉडी जिसको एमएसबी एलएसबी में दिक्कत है, तो अगर आपको सर नाउ इट इज क्लियर ना, नो सर नाउ क्लियर, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आगे बढ़े फिर। वो तो मैं आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कब आउटपुट 1 होगा, वो तो मैं आपको शुरू में बोला ना, जो पूछ रहे हैं आपने ध्यान नहीं दिया पूरा क्लास में, वो तो हमें दिया ही रहेगा कि कब आउटपुट 1 होगा, उसका आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो अब जैसे एसओपी होता है वैसे आपका होता है एक पीओएस, ठीक है। कैनोनिकल और स्टैंडर्ड बस तरीका लिखने का अलग है बस, ठीक है। आप इसमें ऐसे वेरिएबल्स को लिखते हैं और कैनोनिकल में आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो ह्यूमन के लिए कौन सा आसान है? देखिए ये ज्यादा आसान है लिखना, पहला वाला एसएसओपी लिखना आसान है या सीएसओपी? ऑब्वियसली सीएसओपी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीएसओपी लिखते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे, ठीक है। और मिनिमल एसओपी इसलिए लिखते हैं ताकि हमें मिनिमाइज करना पड़े, लिटरल कॉस्ट हमारा मिनिमाइज हो जाए और हम सीसीएसएसपी रूल को फॉलो कर सके, बोला कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, साइज, स्पीड, पावर वाला, बराबर? क्लियर सबको? तो एसएसओपी सीएसओपी में कोई डिफरेंस नहीं है, आई एग्री, ठीक है। हाँ, तो अब पीओएस में आते हैं, ठीक है। तो पीओएस क्या है? एसओपी का जस्ट इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एसओपी, ठीक है। तो वहां पर हर मिन टर्म को आप क्या बोलते, हर टर्म को क्या बोलते थे? मिन टर्म। तो ईच टर्म इन पीओएस इज कॉल्ड मैक्स टर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल इक्वल्स टू ए तब लिखेंगे जब आपका लॉजिक 0 होगा। वहां पर नॉर्मल वेरिएबल कब लिखते हैं? लॉजिक 1 के लिए, याद है? ठीक है, अब यहाँ पर उल्टा लिख रहे हैं आप। और कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल आप कब लिखेंगे, मतलब आप ए बार कब यूज करेंगे? जब आपका वेरिएबल का वैल्यू लॉजिक 1 होगा, ये समझ लीजिए। जब आपका किसी इनपुट या आउटपुट वेरिएबल का वैल्यू लॉजिक 1 होगा तो उसको बार से दिखाएंगे, और जब आपका इनपुट वेरिएबल का वैल्यू लॉजिक 0 होगा तो उसको नॉर्मल वेरिएबल से दिखाएंगे, ठीक है। वो सम है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट है सम का, ठीक है, प्रोडक्ट है सम का, ठीक है। और यहाँ पर कंसीडर दोस टर्म्स, मतलब इनपुट कॉम्बिनेशंस या स्विचिंग कॉम्बिनेशन फॉर विच आउटपुट इज लॉजिक 0, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो जैसे ये है आपका, कहाँ गया पॉइंटर, ए बी, ये आपका वाई है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये मान लीजिए आपका है 0 सॉरी 1 1 1, ऐसा है, ठीक है। स्क्रीन ऊपर करूं? ओके, अब आप देखिए ये ला। तो अभी इसको आपको लिखना है उसमें, क्या नाम है, वर्ड ऐसे पीओएस में। तो इसमें आपको वो टर्म्स काउंट करने हैं
जहां पर आउटपुट लॉजिक 0 है। तो यहाँ पर आउटपुट लॉजिक 0 है और इसके टर्म्स को लिखना है। कैसे? अगर a 0 है तो उसको रिप्रेजेंट करना है नॉर्मल वेरिएबल से, b 0 है तो उसको रिप्रेजेंट करना है नॉर्मल वेरिएबल से, और बीच में आप क्या डालोगे? प्लस। बीच में आप क्या डालोगे? प्लस, क्योंकि ये अब क्या बन गया? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम करेंगे पहले, और टर्म्स होंगे मैक्स टर्म, तो उसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ये है आपका एक्सप्रेशन, तो a प्लस बी और ये वाला भी आएगा। तो यहाँ पर कौन से टर्म्स में a का वैल्यू क्या है? 1। 1 को a बार से दिखाएंगे, b का वैल्यू 1 b बार से दिखाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। और ये एक मैक्स टर्म है, ये एक मैक्स टर्म है, और इन दोनों को क्या कर देंगे? डॉट। तो ये आपका बन गया स्टैंडर्ड पीओएस। ठीक है, स्टैंडर्ड पीओएस। कैनोनिकल पीओएस क्या होगा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप मैक्स टर्म्स को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप मैक्स टर्म्स को। तो मैक्स टर्म को कैपिटल एम से दिखाएंगे, और कौन कौन से टर्म्स को रख रहे हैं आप? उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? इसका 0, ये 1 है, ये 2 है, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? 3। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई m 0,3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0.m3। ये दोनों मैक्स टर्म को आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ सम। एनी डाउट? तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको CPOS, कैनोनिकल POS। ठीक है, और इसको आपको रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें तो होगा नहीं, अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो मिनिमल POS आ जाएगा। बस समझ में आया? प्लीज आस्क इफ देयर इज डाउट। क्लियर? नो सर, नो डाउट। चले आगे। तो ये हो गया आपका POS। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा कि किसी भी मैक्स टर्म को, ठीक है, किसी भी मैक्स टर्म को अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो बन जाएगा मीन टर्म। ठीक है, मीन टर्म, ये याद रखिएगा। जैसे मैक्स टर्म M5 है, इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? मीन टर्म M5। फॉर एग्जांपल M5 मैक्स में, तो इसका मतलब क्या है? 5 का मतलब क्या है? 101। ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। M5 मतलब 5 का मतलब 101। तो ABC है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ABC 3 है, 101। तो C1 है, B0, A1 है। तो मैक्स में कैसे लिखते हैं? अगर 1 है तो उसको लिखते हैं A बार से, 0 है तो कैसे लिखेंगे? B से, C1 है तो C बार से, और ये तीनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यस सर, नो सर? एवरीबॉडी यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? M5। ठीक है, अच्छा, अब छोटा M5 क्या होगा? मीन टर्म इससे कैसे लिखोगे आप? A1 है, B0, C1 है। तो मीन टर्म में 1 मतलब नॉर्मल वेरिएबल, 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, और 1 मतलब नॉर्मल वेरिएबल, और इन तीनों के बीच में क्या होता था? डॉट। ठीक है, तो अब ये हो गया M5। तो अब अगर मान लीजिए आप इसको, M5 ये है, और इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे, मतलब M5 का बार लिखोगे, तो क्या हो जाएगा? A बार प्लस B प्लस C बार, इसको बार करना है। तो डी मॉर्गन लगाएंगे, तो A बार का बार डॉट B बार डॉट C बार का बार। ना, किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को अगर आप, एक वेरिएबल x है, उसको 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो वही वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो इट्स वेरी सिंपल ना। एक बार आपने कॉम्प्लीमेंट किया, फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो पहले 0 को 1 किया, फिर 1 को क्या कर दिया आपने? 0। समझ गए? 2 बार किसी चीज को भी करोगे तो सेम ही नंबर आएगा ना। अगर एक पॉजिटिव नंबर है, उसको 2 बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आउटपुट आएगा? पॉजिटिव आएगा। यस सर, नो सर? यस सर। तो यहां से अब आप क्या लिख दोगे? इसको A बार का बार हो जाएगा A, B बार एज इट इज रह जाएगा, C बार का बार हो जाएगा C। तो ये और ये सेम है कि नहीं है? यस सर। तो इससे आता है आपका मैक्स टर्म का बार करने से मिन टर्म आता है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि एवरी कॉम्प्लीमेंटेड, अगर आप कोई भी POS एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसका SOP मिल जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब कुछ भी बोलूं, एक ही चीज है।
अगर आप किसी एसओपी को पीओएस करोगे, सॉरी एसओपी को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो पीओएस मिल जाएगा, और पीओएस को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो एसओपी मिल जाएगा, लाइक दैट। ठीक है। अभी और एक चीज जो आपको समझना, नहीं अभी तो बहुत पढ़ना है, रुकिए। ठीक है। अभी जैसे और एक चीज समझना है, जैसे मान लीजिए, तो फिर एसओपी और पीओएस का फायदा क्या है, ठीक है, वाई। तो मान लीजिए एक सी भी ले लेते हैं, तो 001 0 001 010 011 100 101 और एक दिया हुआ 110 और आखिरी दिया हुआ 111। विल गो टिल 10-15, डोंट वरी, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मान लीजिए क्वेश्चन है, आप लिखिए, ठीक है, 01 0 11 0 0 0, ठीक है। तो आप इसका लिखिए, फाइंड कैनोनिकल एसओपी एंड कैनोनिकल पीओएस, क्वेश्चन ये है आपको। ये एक मैंने इसमें जो लिखा है, इसको आप मैक्स और मिन में ही रहने दीजिए अभी, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। बराबर है। तो आपके हिसाब से एसओपी क्या है, y इज इक्वल टू सिग्मा m, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म लेंगे, 1 3 4, है ना। और पीओएस के हिसाब से कौन से लेंगे, बाकी जो बचे हुए 0 2 5 6 7, सर नो सर। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ वो भी चलेगा, m1 प्लस m3 प्लस m4 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। इसको m0 m2 m5 m6 m7 ऐसे भी लिख सकते हो, नो डाउट। क्लियर है यहाँ तक? तो y को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी ऐसे भी, ठीक है। तो अब पॉइंट है कि सर एसओपी कहाँ यूज करना है और पीओएस कहाँ यूज करना है। हाँ, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, डेसिमल में 0 से 9 है ना, 10, ये 0 है, ये 1 है, ऐसे 2 है, 3 है, लाइक दिस, ये 7 तक जाता है, ठीक है। ओके ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो अब पॉइंट है कि सर ये भी सही है, अगर आप किसी ये लॉजिक आपको ये मैंने दिया ट्रूथ टेबल और बोला मुझे सर्किट डायग्राम बना के दो, तो आप अगर इसको भी इंप्लीमेंट करोगे तो भी आंसर सही है, और इसको भी इंप्लीमेंट करोगे तो भी आंसर सही है, करेक्ट। तो फिर पॉइंट है कि सर हमें क्या करना चाहिए एग्जाम के टाइम में, या हमें रियल लाइफ में कैसे इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा कम लिटरल के साथ इंप्लीमेंट करना है, करेक्ट, और कम कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। तो आप क्या करोगे,
y में देखिएगा टोटल कितने इनपुट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हाँ y में टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हैं, मतलब टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन मान लीजिए 8 है, ठीक है, तो 8 है मान लीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन में देखूं आपसे मैं बोलूं कि ऐसे भी आप बोलते हैं नॉर्मली किसी किसी बुक में कि दोज इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर विच आउटपुट इज लॉजिक 1 आर कॉल्ड मिन टर्म, ठीक है, एज पर एसओपी, ठीक है, और दोज इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर विच आउटपुट इज लॉजिक 0 आर कॉल्ड मैक्स टर्म। इसमें किसी को कोई डाउट? नो, ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है। तो अभी आपको अगर इस क्वेश्चन में मैं बोलूं आउटपुट कितने बार 1 है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको बोलूं कि फाइंड द नंबर ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, ठीक है, तो व्हाट आर द नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ मिन टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स आर देयर, तो कितना बोलोगे आप? सर मैक्स टर्म है 5 क्योंकि 5 जगह आउटपुट 0 है, और मिन टर्म है 3 क्योंकि 3 जगह आउटपुट 1 है, ठीक है, तो इतने हैं। तो हमेशा आप जब आउटपुट देखोगे ना तो आप हमेशा मिन टर्म और मैक्स टर्म कैलकुलेट कर लेना, और एसओपी करना या पीओएस करना डिपेंड करेगा कि कौन कम है। अगर मिन टर्म इज लेस देन मैक्स टर्म, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, इफ मीन टर्म का नंबर इज लेस देन मैक्स टर्म का नंबर, तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू 1 इज लेस, है ना। तो मतलब अगर मीन टर्म का नंबर कम है मैक्स टर्म से, मतलब आउटपुट 1 कम टाइम है और आउटपुट 0 ज्यादा टाइम है। ये समझ में आ रहा है सबको? एक आदमी खाली यस बोल रहा है, 2 3, ओके ठीक है। अगर नंबर ऑफ आउटपुट 1 लेस है तो इस केस में गो फॉर एसओपी, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कम मिन टर्म से तो जल्दी बन जाएगा, मिनिमाइजेशन आसान होगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ मीन टर्म इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मैक्स टर्म, मतलब 1 ज्यादा है और 0 कम है, तो नंबर ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू 0 इज लेस, इस केस में यू शुड गो फॉर पीओएस, ठीक है। यहां तक तो कोई भी ले लीजिए, ठीक है। मैं सोच ही रहा था कोई ना कोई तो ये क्वेश्चन करेगा कि अगर दोनों बराबर है तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल इजी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया रहता क्वेश्चन, ये ट्रूथ टेबल है आपके सामने, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, और ये दिया रहता 1 1 1 0, तो आप बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को तो मीन टर्म करने में मजा आता है, जो कि नॉर्मल हम लोगों का एटीट्यूड है, तो मैं मिन टर्म ही करूंगा। तो कहाँ कहाँ 1 है? 3 जगह, जब ए बी दोनों 0 है तो ए बार बी बार, ठीक है, दूसरा ए बार बी, ठीक है, तीसरा ए बी बार। तो अब ऐसा आया, अब आप इसको मिनिमाइज करोगे बुलियन अलजेब्रा से, टाइम वेस्ट करोगे, ये वाला और ये वाला लोगे, बी बार कॉमन, ए प्लस ए बार बी, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हो बी बार प्लस बी ए बार, तो ये आ जाएगा आपका बी बार प्लस ए बार, ये आया आंसर इसका। और इसको आप कैसे लिख सकते हो फिर कम्यूटेटिव के हिसाब से, बी बार ए बार प्लस बी बार, ऐसे जैसे यहाँ पर मैंने घुमाया ना इन दोनों को कम्यूटेटिव से। समझ में आया ये ना सबको जो मैंने किया अभी? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार पीओएस से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 3 मिन टर्म है, एक मैक्स टर्म है, तो मैं सीधा मैक्स टर्म लिखता, तो y 0 कब है, a1 b1, a1 मतलब a बार, b मतलब b बार, और इन दोनों को क्या कर देता एडिशन, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, हाँ ना। So that is the beauty of why should we use SOP and why should we use POS. तो एक्चुअल में दोनों का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशंस, ठीक है। कोई कुछ कमेंट किया ऊपर चला गया, रुकिए। कैन वी से SOP इज सेम एज और POS? हाँ बोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो SOP को बेसिकली, SOP क्या है आपका, पहले आपने प्रोडक्ट किया, ठीक है,
और फिर उसको ऐड किया, ठीक है, पहले प्रोडक्ट किया फिर ऐड किया। और पीओएस में पहले आपने क्या किया, सम किया मतलब और किया, और फिर प्रोडक्ट किया और ऐड। तो इस तरीके का होता है, बस इतना ही है दोनों में फर्क। हाँ, ये लिटरल रिडंडेंट थ्योरम है जो पूछ रहे हैं, पढ़ाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम से भी तोड़ सकते हो, बी बार प्लस बी ए बार को बी बार प्लस बी डॉट बी बार प्लस ए बार, बी बार प्लस बी 1 हो जाएगा, आउटपुट में लॉजिक 0 मैक्सिमम आउटपुट। दैट्स व्हाट, मैं वही तो हमारा लॉजिक था ना, मतलब वो हमने उसी बेसिस में पूरा एसओपी और पीओएस को एक्सप्लेन किया ना, कि बाय डिफॉल्ट आउटपुट 1 को लेते हैं और उसको पीओएस बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं, फिर पीओएस उससे डिराइव किया हमने। तो ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस नोटेशनल रीजन है। क्या नाम है आपका? ध्रुमिल। कौन सा थ्योरम, ये वाला? अरे देखो, बी बार प्लस बी ए बार, बी बार प्लस बी डॉट बी बार प्लस ए बार, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 डॉट ये वाला, तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया अभी? गॉट इट? हाँ, बस बस पॉजिटिव माइंडसेट, राइट। इसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव में, मैंने पढ़ा है, ठीक है। और लिटरल रिडंडेंट थ्योरम में भी पढ़ा है। जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेसिस तो यही है ना। आपको ये समझ में आ रहा है तो आगे बहुत आसान हो जाएगा चीजों को करना, ठीक है। तो एसओपी और पीओएस समझ में आ गया? एसओपी और पीओएस, ठीक है, दो तरीका है फॉर्म ऑफ राइटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। एसओपी और पीओएस क्या है? दे आर फॉर्म्स टू राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन। एसओपी में ए इज इक्वल्स टू लॉजिक 1, ठीक है, और ए बार मतलब लॉजिक 0, और यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू लॉजिक 0 और ए बार इज इक्वल टू लॉजिक 1, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट 1 होता है तो कंसिडर करते हैं, यहाँ पर आउटपुट को 0 में कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसमें जब आउटपुट 1 है, द इनपुट कॉम्बिनेशन corresponding to output 1 is called minterm, ठीक है। और इसमें इनपुट corresponding to output equals to 0 is called maxterm। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो सब समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं नहीं नहीं, जो एसओपी में मिनटर्म हो पीओएस में मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, एसओपी अलग चीज है, पीओएस अलग चीज है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं, वो मैं भेज दूंगा, रुक जाइए। तो अगर मैं आपको बोलूं y एक फंक्शन है ए बी सी का, ठीक है, और इसका आउटपुट है सिग्मा m 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो implement y using and sorry using basic gates, ठीक है। तो करिए तो जल्दी से ये क्वेश्चन को। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम रैप अप कर देंगे।
तो 2 लोगों ने आंसर दिया, दोनों ने सही दिया है। आई रिक्वेस्ट अदर्स आल्सो टू ट्राई। वेरी गुड, पीपल आर गेटिंग आंसर। अभी आप समझिए ये एक्सप्रेशन जो आपको मैंने दिया, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहां से आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि एक ब्लैक बॉक्स के अंदर 3 इनपुट है, ए बी सी, और उसका एक आउटपुट है वाई। तो ट्रूथ टेबल में आप ऐसे लिखोगे ए बी सी और इधर में वाई, ठीक है। तो अगर 3 इनपुट है तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। हमेशा ऐसे ही करिएगा क्वेश्चन को, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब देखिए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, सॉरी, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये आपको आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू सिग्मा एम, ये कौन सा फॉर्म में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले CSOP क्या दिया हुआ है, कैनोनिकल SOP, है ना। ये क्या दिया हुआ, कैनोनिकल SOP में दिया हुआ आपको, यस सर नो सर, इतना समझ में आ गया था सबको, यहां तक सब पहुंच गए थे। तो अब ये क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू 1, कैनोनिकल SOP भी दिया, मतलब आउटपुट 1 दिया हुआ है इस सब केसेस में। किस सब केसेस में, जब डेसिमल 1 है तब सारे केसेस में आउटपुट आपका क्या है, 1 है। मतलब डेसिमल 1, डेसिमल 2, डेसिमल 3, डेसिमल 4, डेसिमल 5, डेसिमल 6, डेसिमल 7। तो मतलब जब इनपुट कॉम्बिनेशन का करस्पॉन्डिंग डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 है तो आउटपुट क्या है, 1 है। ये सबको समझ में आया एवरीवन। तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। और तब अब बचा कौन सा केस, ये केस यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रुथ टेबल। अब मुझे, मैं बोला हूँ कि इसको इंप्लीमेंट करना है आपको। तो अब आपके टोटल मैक्स टर्म कितने हैं यहाँ पर, 1, और मीन टर्म कितने हैं आपके, 7, जहां जहां आउटपुट 1 है। तो इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका आसान कौन सा है, यूजिंग मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म 1 कब है, मतलब आउटपुट 0 का जब है तो उसका करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, ए बी सी 0 0 0। तो ए 0 को ए से दिखाएंगे, बी 0 को बी से दिखाएंगे, सी 0 को सी से दिखाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका सिंपल गेट क्या हो गया, ये वाई। ऐसे इंप्लीमेंट आप कर सकते हो, ए बी सी। किसी को कोई डाउट, समझ में आया। इस तरीके से आप खेल सकते हो चीजों के साथ। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। वो जो एसओपी पीओएस में कंफ्यूज हो रहे थे, बोल रहे थे मीन टर्म मैक्स टर्म में, उसको समझ में आया। लास्ट पार्ट, तो देखिए आपने ट्रूथ टेबल बनाया। सबसे पहले देखिए आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये मेरा पॉइंटर कहीं मिस हो गया, ओके हाँ। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं कि ये एसओपी सीएसओ पे दिया हुआ है। और इससे आप समझ लो कि y का वैल्यू आउटपुट 1 तब तब है जब करस्पॉन्डिंग इनपुट कॉम्बिनेशन, ये सब इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आपका आउटपुट क्या है, 1 है। तो 1 के मतलब है सारे इनपुट है 0 0 1, 2 मतलब 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ये सब इनपुट कॉम्बिनेशन है, तब आपका ठीक है 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। कोई क्वेश्चन था वो देख रहा था मैं। तो ये इस तरीके के इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आपका आउटपुट 1 है। तो ये आपने भर दिया। तो जहां पर अब 1 नहीं है वहां पर आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो अब आपने ट्रूथ टेबल से देखा, नंबर ऑफ मैक्स टर्म 1 है, नंबर ऑफ मिन टर्म 7 है। तो आप तो चाहो तो इन सब का भी लिख के, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार प्लस, ऐसे करके ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इसको भी आप रिड्यूस करोगे पूरी तरह से तो आपका आंसर यही मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही वाला, ठीक है। तो इसको मैंने इजीली लिख दिया अभी। तो ये आपका एडवांटेज है अगर आपको एसओपी और पीओएस पता है तो, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में आप करते रहेंगे ऐसे, समझ गए। कोई डाउट है, यस सर, क्लियर एवरीवन।
तो इस तरीके से आप चीजों के साथ खेल सकते हैं। करने का तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो पुराने मेथड से भी, गलत नहीं आएगा आंसर। मैं आपको एक नया अप्रोच दे रहा हूँ चीजों को हैंडल करने के एग्जाम के वक्त में, ठीक है? एनी डाउट एनीबडी? I don't have anything related to Telegram or notes or anything. मैं नोट्स आपके मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दूंगा एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, ठीक है? नोट्स ऐसे शेयर नहीं होगा एक्चुअली, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेजूंगा, ये आप डायरेक्टली खोल नहीं सकते हो, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, यही यही मेरा गोल था राजीव, ठीक है? कि अगर आपको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाना चाहिए, बस इतना ही था मेरा गोल, ठीक है? तो आई होप कि ये आसान हो गया अब आपके लिए। वो मैं दे दूंगा आपको, अभी मत सोचिए आप, ठीक है? वो आप सब, ये सब जो आपके डाउट्स है, लाइव सेशन मिस हुआ तो रिकॉर्डेड क्या करना है नहीं करना है, ये सारे आपके मैनेजमेंट के सवाल है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है? हाँ, आप एग्जाम प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा और हम और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? सो इसी के साथ आज का पैकअप करते हैं। कल 9:45 से चालू करेंगे, तो 9:30 से क्लास है। कल कितने बजे से क्लास है आपका? 10 o'clock से कल क्लास, ठीक है? ओके, चलिए, गुड नाइट, बाय। हाँ, कल 10 बजे से, ठीक है?